चलो सुनो, आपको इनहेरेंट रिस्क समझ में आ गया, कंट्रोल रिस्क समझ में आ गया। इसके बाद आता है बेटा कौन सा रिस्क? डिटेक्शन रिस्क। कौन सा? डिटेक्शन। ये क्या पढ़ रहे हैं? रिस्क के फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? रिस्क के फंक्शन, या टाइप्स भी बोल सकते हो कि इसके अंदर जाके ये चीजें होती हैं। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? गलती तो है लेकिन डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, जैसे अभी नहीं पता चल रही कैमरा क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट इज डिटेक्शन रिस्क। गलती है, दिख नहीं रही, पता नहीं चल रही क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। देखो, हम डिटेक्ट करने में असमर्थ हैं। रिस्क दैट प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट विल नॉट बी एप्रोप्रिएट सो एज टू आइडेंटिफाई और डिटेक्ट दी मिस स्टेटमेंट। यानी आपने जो प्रोसीजर फॉलो करे हैं ऑडिट के दौरान, वो इस तरीके के करे हैं जो बेटा आपके रिस्क को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। यानी आपने सैंपलिंग लगा दी, और सैंपलिंग इतनी तगड़ी लगा दी, आपने बोला पहले 1 नंबर चेक करिए, उसके बाद सीधा 100 नंबर चेक करिए, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 300, बीच के 100 आइटम आप छोड़ते हुए जा रहे हो। तो ये ऑडिट प्रोसीजर ऐसा है जो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा रिस्क को। आ रहा है या नहीं आ रहा? हो सकता है 100 में चले जाएं आइटम, आ रहा है या नहीं आ रहा? चलें आगे। तो ध्यान से एक बार फिर से पढ़ा रहा हूं, ये कह रहा है risk that procedure performed during the audit will not be appropriate so as to identify or detect the misstatement। तो जो प्रोसीजर आपने फॉलो करा है अपने ऑडिट के दौरान में, वो ऐसा है कि वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि क्या मिस स्टेटमेंट वहां पे है। तो वो कौन सा रिस्क हो गया बच्चे? डिटेक्शन रिस्क। 3 तरह के रिस्क पढ़ा है, बताइए कौन कौन से? इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन। इनहेरेंट बोले तो इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, ऐसी ट्रांजैक्शन है इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर, तो कौन सा हो गया? इनहेरेंट रिस्क। डिटेक्शन रिस्क, इंटरनल कंट्रोल तो है लेकिन उसका ब्रीच कर दिया जा रहा है, उसका ब्रीच कर दिया जा रहा है, यानी वो इनइफेक्टिव कंट्रोल हो गया। वो कैसा कंट्रोल हो गया? इनइफेक्टिव कंट्रोल हो गया। तो उसको कौन सा रिस्क बोलेंगे? कंट्रोल रिस्क, जो कंट्रोल को ब्रीच कर दे रहा है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? फिर लास्ट में क्या पढ़ाया? डिटेक्शन रिस्क। वो क्या बोलता है बच्चे? कि आपने ऑडिट प्रोसीजर ऐसा चुना जिसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपकी आंखों के सामने आया ही नहीं, यानी आपकी आंखों के सामने जो फ्रॉड हो रहा है वो दिखा ही नहीं, आपका जो प्रोसीजर था वो इतना गलत था, तो इसका मतलब आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये डिटेक्शन रिस्क हो गया। ये बेटा हमने क्या पढ़े? ऑडिट रिस्क के फंक्शन। सही है? कुछ यहाँ गड़बड़ है वो देख लेना, ठीक से नहीं लिखी हुई लाइन। चलें आगे, आ जाओ। समझ में आया इतना? रिस्क के टाइप भी पढ़ लिया अपन ने, और अपन ने एस से 200 की रिक्वायरमेंट पढ़ ली। और अब कह रहा है ये कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ये हमने सबसे पहले क्या पढ़ा यहाँ पे? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर ना, कि एसए के हिसाब से करना है और ये करना है। अब आगे आ रहा है कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इसका एक एग्जांपल लिखा है बस, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई ये मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आया? कह रहा है आपको जो ऑडिट करना है वो कैसे करना है बेटा? इन अकॉर्डेंस विद, है इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था एस से 210 का, कि हमें एस से 210 किसके बारे में बोलता है? ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में। तो मैंने बोला था कि अगर रेकरिंग ऑडिट है, हम कंटिन्यू अपॉइंट हो रहे हैं, तो क्या उस केस में दोबारा से एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत पड़ेगी? नॉर्मली नॉट, लेकिन अगर कोई टर्म्स चेंज हो रहे हैं तो देने की, तो इसका मतलब ऐसे फॉलो करना है। तो जो भी ऐसे हम पे एप्लीकेबल हो रहा है, ध्यान से सुनना इधर, जो भी ऐसे हम पे एप्लीकेबल हो रहा है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, हमें वो फॉलो करने हैं। अब सुनना एक बात, इससे बोरोइंग कॉस्ट किसके बारे में बताता है? अरे एएस है ना आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन सा है? एएस 16। किसकी बात करता है? बोरोइंग कॉस्ट की। मैंने कुछ बोरो ही नहीं करा, वो एएस लगेगा मेरे ऊपर? नहीं लगेगा। अब सुनना दूसरी चीज, भैया मैं ना डॉक्टर हूं और मैं डॉक्टर की सर्विस देता हूं, गुड्स नहीं देता। क्या देता हूं? सर्विस देता हूं। क्या AS2 लगेगा मेरे ऊपर? लगेगा। सर ज्ञान का वैल्यूएशन करोगे क्या उसके दिमाग में जाके? समझ में आ रहा है? तो जब इन्वेंट्री नहीं है तो क्या घंटे का लगेगा AS2? आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो पढ़ो। तो कहने का मतलब क्या है? एएस कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस नेचर की है और कौन कौन से एएस उस पे लग रहे हैं। तो जो एएस जो एस से उस पे लगेगा वो आपको देखना है कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा।
समझ में आया नहीं आ रहा? चलो देखो, कह रहा है ऑडिटर शेल कंप्लाई विद दी ऑल स्टैंडर्ड्स दैट आर रेलिवेंट टू दी ऑडिट। आया? या डॉक्टर में भी इन्वेंट्री ढूंढोगे आप जाके? हाँ, चलो आ जाओ। कह रहा है एग्जाम्पल है एसए 510 जो बात करता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की, दैट इज ओपनिंग बैलेंसेस, जो बात करता है किसकी? ओपनिंग बैलेंसेस को उठाने की। इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट, यानी एसए 290 कह रहा है ये रेकरिंग ऑडिट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि रेकरिंग ऑडिट में पिछला ऑडिट भी आपने करा है, पिछला ऑडिट भी आपने करा है, नया भी आपने कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो ओपनिंग बैलेंस जो आप रिलाई कर रहे हो वो भी तो आपका ही है, वो भी तो आपने ही ऑडिट करा है, तो इसकी रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई। ये बोलता है, मैं बता देता हूँ 510 ये बोलता है कि भैया आप नए नए ऑडिटर अपॉइंट हुए हो और पिछला ऑडिट और कोई करके गया था, क्या हम रिलाई कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंसेस पे? ये इसकी बात करता है। तो इसमें पॉइंट्स हैं, इसमें पॉइंट्स है, हाँ इस केस में रिलाई कर सकते हैं, इस चीज में रिलाई कर सकते हैं, जो अपरेंट होगा रिलाई कर सकते हैं, वो पढ़ाऊंगा 510 जब पढ़ेंगे। डन? तो लेकिन ये रेकरिंग ऑडिट के केस में कह रहा है कि भैया पिछला ऑडिट भी आपने करा था, ये वाला ऑडिट भी आपने करा है, तो 510 के रेलेवेंसी खत्म हो गया, रिलाई तो करोगे ही आप जब आपका ही काम है। तो आ रहा है या नहीं आ रहा? दूसरा देखो, कह रहा है एसए 299 जो बात करता है जॉइंट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जॉइंट ऑडिटर भी आप अपॉइंट कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़े भारी हैं, तो आप एक की जगह 3 ऑडिटर को बोल सकते हो कि आप जॉइंटली आके काम करो हमारे पास। आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसा पढ़ा भी था हमने लॉ में, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, ठीक है। तो कह रहा है जॉइंट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज अपॉइंटेड। तो 299 जो बात करता है जॉइंट ऑडिटर की, बताना किसकी बात करता है? अरे बोलो, जॉइंट ऑडिटर की बात करता है ना भाई ये। तो कह रहा है कि जॉइंट ऑडिटर वाला जो एसए है वो तभी तो लगेगा जब जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट होंगे। अगर वहां पे अपॉइंट ही एक ऑडिटर हुआ है सिंगल, तो वहां पे क्या 299 लगेगा? नहीं लगेगा। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रेलिवेंट टू ऑडिट आपको देखने हैं, यानी आपको कंप्लायंस उन एसए उन स्टैंडर्ड्स की देखनी है जो रेलिवेंट होंगे आपके ऑडिट के लिए, आपके क्लाइंट के लिए, आपके सिनारियो के लिए, आपके सर्कमस्टांसेस के लिए। आया या नहीं आया? चलो आगे। कह रहा है ऑडिटर मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटायर टेक्स्ट ऑफ द एसे। कह रहा है ऑडिटर को भैया पता होना चाहिए कि कौन से एसे में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो ये तो प्रेज्यूम करा जाता है, अगर आप सीए हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो। हम्म 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 हम्म। चले क्या? देखो ये भी आपको पता है, ये भी छोटी छोटी बातें हैं। कह रहा है ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड इफ द एंटायर स्टैंडर्ड इज नॉट रेलिवेंट। यानी 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 पूरा का पूरा इससे आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा, लेकिन उसका कुछ पार्ट एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एस से 210 का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एस से 210 का, जिसमें मैंने क्या बोला? क्या रेकरिंग ऑडिट के केस में 210 की रेलिवेंस है? आपने बोला नहीं, लेकिन मैंने एक बात बोल दी कि अगर कोई टर्म चेंज हुई तो रेलिवेंस आ जाएगा। तो रेलिवेंस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो उस केस में हमें एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ेगा? हाँ जी, रिवाइज करना पड़ेगा, तो उतना एप्लीकेबल हो जाएगा एएस 210। उस एक्सटेंट तक हमारा एस से 210 अप्लाई हो जाएगा। आया समझ में? तो कह रहा है अगर पूरा का पूरा एस से हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो हम उसका जो पार्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है उसको हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो देखो पढ़ो। Auditors should comply with the relevant requirement of a standards if the standard is not relevant. कह रहा है फॉर एग्जाम्पल एस से 210 agreeing on the term of the audit engagement prescribe the requirement of the initial audit engagement as well as for the recurring audit। सही है? In case of the initial audit engagement, requirement with respect to the recurring audit will not be applicable and vice versa। समझ गए आप? कह रहे हैं रेकरिंग ऑडिट के केस में 210 की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन अगर कोई टर्म एंड कंडीशन चेंज होगी तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चले आगे चलो। कह रहा है टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स आर टू बी अचीव। कह रहा है एक बड़ा ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव से ही तो। एक बड़ा टारगेट छोटे छोटे टारगेट से ही तो पूरा होगा। आज आप बैठे हो, आज बैठ के पढ़ रहे हो, ये एक छोटा सा टारगेट है। आपका जो टारगेट है बहुत बड़ा है, सीए फाइनल पास करना, आईपीसीसी तो एक छोटा सा पार्ट है उसका। हाँ, उससे भी बड़ा बताऊं? आपका टारगेट है फ्यूचर में अपने बच्चों को पालना, सीए तो छोटा सा पार्ट है उसका। अरे
आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है अपना, सीधी सी बात है। क्यों? पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हो, कोई भी कुछ भी बोल ले, समाज के कल्याण के लिए तो नहीं कर रहे, है ना। समाज के कल्याण के लिए भी आप करोगे, लेकिन पहले दूसरों से पहले अपनी जय करें, है ना। दूसरों से पहले तो अपनी जय करोगे आप, पहले अपनी जय होगी तभी तो समाज की जय कर पाएंगे। आ जाओ। कह रहा है इफ द ऑडिटर फेल टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव द ऑडिटर नीड टू मॉडिफाई द ओपिनियन। प्लीज इधर, प्लीज इधर, प्लीज इधर, कहां तक हो गया था? कह रहा है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स में जो बात लिखी हुई है वो हमें अचीव करनी पड़ेगी। यानी बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पड़ेगा। सही है। पूरी बोतल खत्म करने के लिए थोड़ा लिटिल लिटिल, चलो ये अच्छा था, है ना सर, थोड़ा फ्रेशनेस से आ गई। अच्छा, इफ ऑडिटर फेल्स टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, देखना देखना प्लीज। कह रहा है अगर ऑडिटर फेल हो गया अचीव करने के लिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर नीड टू मॉडिफाई द ओपिनियन, तो ऑडिटर को अपनी ऑडिट ओपिनियन को क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा, या वो विड्रॉ भी कर सकता है फ्रॉम द एंगेजमेंट एज अप्रोप्रिएट। अभी बाइजू का केस हुआ, वो क्या हो रहे थे? फेल्स हो रहे थे अचीव करने में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। आपने देखा? सही है। या उनके पास एक ऑप्शन था, वो मॉडिफाई भी कर सकते थे अपनी ओपिनियन को, लेकिन उन्होंने सोचा भैया रिस्क ज्यादा है तो हमें फंसना ही नहीं है, कल को हमारे ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो, हम भी बैन हो जाएं ऑडिट करने से, इससे अच्छा है हम विड्रॉ मार देते हैं। उन्होंने विड्रॉ मार दिया। आया समझ में? आया क्या? ये खत्म हो गया क्या? तो इसके साथ हमारा 200 एस्से नंबर 200 समाप्त हो गया। आया समझ में आपको? आगे चलते हैं अब, 210 भी पढ़ना है। चलो 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद पढ़ेंगे। आ जाओ बेटा, सुनो, हम अब इसका छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं। किसका? उसी चैप्टर का जिसमें जो प्रोनाउंसमेंट में कवर है हमारी चीजें। जैसे कि हमारा दूसरा एस्से, एक एस्से आपने पढ़ लिया, आप बुक से अच्छे से पढ़ोगे। आज एस्से 200 आपका आज का होमवर्क ये है। सर आप तो कभी चेक ही नहीं करते। किसी ना किसी दिन करूंगा, आ जाओ, सीधा रिजल्ट में पता चलेगा किसने होमवर्क करा था या नहीं। आ जाओ। एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एस्से 210। आप मेरे को बस एक बात बता दो कि टर्म्स पे एग्री करना क्यों जरूरी है? कन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे यहाँ एक दीदी पढ़ती थी, है ना। हमने उनको बोला कि हमने बोथ ग्रुप की फीस नहीं ली है, एक ग्रुप की फीस ली है, लेकिन उन्हें ये लग गया कि सर ने बोथ ग्रुप की फीस ली है ना। ऐसा कन्फ्लिक्ट एक खड़ा हो गया। ये नहीं होता कब? अगर हमने कोई पेपर साइन करा होता और टर्म्स को एक पेपर पे लिखा होता, उन्होंने भी साइन करा होता और हमने भी साइन करा होता, और फिर वो अप्रूव कर देते, हाँ सर मैं कल से ज्वाइन कर रहे। आ रहा है या नहीं आ रहा? ये कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा अगर हमारा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लाइंट के साथ पहले ही साइन हो जाएगा। समझ में आ गया? डन। तो सर ऑडिट में क्या क्या टर्म्स डिसाइड होंगे बताइए? स्कोप ऑफ वर्क, क्या काम करने वाले हैं, क्या फीस होगी, कहाँ पे काम होगा, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं होगी। मान लो आप फाइनेंशियल, सुन लो प्लीज, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने जा रहे हो, उसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी बताना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाना। चेक किसको करने जा रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। सबसे पहले जाते ही बोलेगा बैलेंस शीट, वो ला के देगा आपको। आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर बैलेंस शीट को चेक करने के लिए क्या बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत होगी? हाँ जरूरत होगी। क्या कहीं पे बैठोगे भी? क्या कोई उनका स्टाफ भी चाहिए होगा? तो वो सब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनके पैराग्राफ में लिखोगे कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बनाने के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारा काम है बस उस पर ऑडिट करना। क्यों हंसी आ रही है? कुछ आ रहा है मन में? उसमें लिखा होता है, एंगेजमेंट में लिखा होता है कि एक्स्ट्रा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बोर्न बाय द क्लाइंट, ये लिखा होता है। आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट अलाउ होते हैं वो। हाँ, आप सोच रहे थे पापा इतना खुश क्यों है सब कुछ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
सुन लो, पढ़ लो, मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया, देख लो। ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 210 क्या है आपको पता है, यहां से देखिए एक बार, टू एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट व्हेन द बेसिस अपॉन विच द ऑडिट इज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन एग्रीड विद द क्लाइंट। सही है, किस बेसिस पे ऑडिट होना है, ये एग्री है हमारा क्लाइंट के साथ, किसके थ्रू, एंगेजमेंट लेटर के थ्रू, तब जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या किसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी पहले करते थे और फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। डन। क्या है, थ्रू एस्टैब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट, यानी हम एस्टैब्लिश करेंगे कि किस किस कंडीशन पे ये ऑडिट हो रहा है, यानी क्या कंडीशन रहेगी, पैसा कितना दोगे, स्कोप ऑफ वर्क कितना होगा, टाइम कितना होगा, स्टाफ आप कितने प्रोवाइड करोगे, हमारे कितने होंगे, बहुत सारी, ये पूरा वास्ट हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि काम क्या कर रहे हो, उसके अनुसार आपका जो एंगेजमेंट लेटर है वो ड्राफ्ट किया जाएगा। आया, तो क्या क्या एस्टैब्लिश करोगे इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट। अभी पढ़ाऊंगा कि प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट है क्या, सही है, वो भी पढ़ेंगे, वैसे आपको मैंने बोल के बता दिया। आगे चलो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म बिटवीन द क्लाइंट एंड ऑडिटर, ये तो मेन मुद्दा है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्लाइंट में और हमारे बीच कि इस हिसाब से काम होगा, इतने पैसे होंगे, इतने टाइम में होगा, हम इस तरह की रिपोर्ट देंगे आपको। आ रहा है या नहीं आ रहा, पढ़ लोगे घर से, ऑब्जेक्टिव समझ में आया। चले आगे, दो चीजें हैं, एस्टैब्लिश करना प्री कंडीशन और कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ताकि कंफ्लिक्ट ना हो फ्यूचर में। चले आगे बढ़ो, अब कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 210 बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट इन केस ऑफ द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वेदर एनी लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट। अब ये फ्लो चार्ट है, आपको ये समझना है, कह रहा है रिक्वायरमेंट एसए 210 की है, ये बोलता है कि अगर एसए 210 बोलता है अगर बिगिनिंग में ही ऑडिट के इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस में, यानी पहली बार ये काम हो रहा है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है, ये काम पहली बार हो रहा है। डन। वेदर एनी लिमिटेशन इज इम्पोज बाय द मैनेजमेंट, क्या कोई लिमिटेशन मैनेजमेंट ने इम्पोज करी है, यानी मैनेजमेंट ने क्या ये तो नहीं बोल दिया कि हम आपको स्टाफ प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको जगह प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, आप ही बनाओगे, क्या ऐसा कुछ तो बात नहीं कर रहा मैनेजमेंट। डन। क्या वो क्या कर रहा है, वेदर वो क्या कर रहा है बेटा, ऐसा बोल के इम्पोज कर रहा है लिमिटेशन, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इम्पोज कर रहा है मेरे बच्चे लिमिटेशन। तो अगर ऐसी कोई लिमिटेशन है वहां पे, अगर ऐसी कोई लिमिटेशन है वहां पे, यानी यस, तो क्या करोगे, डू नॉट एक्सेप्ट दी ऑडिट, तो आप मना कर सकते हो, ये ऐसे 210 में लिखा हुआ है। अगर लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई लिमिटेशन मैनेजमेंट नहीं लगा रहा है, तो आप देखोगे क्या करोगे, आप एंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ प्री कंडीशन। अब आप देखोगे कि जो प्री कंडीशन मैंने लिख के दी है क्या वहां पे है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैनेजमेंट ने उसे चेंज करके हमसे साइन करवा लिए हो, सही है, तो आप एंश्योर करोगे। ठीक है, अब प्री कंडीशन में आपको ना ये लिखना होता है कि ये स्कोप ऑफ वर्क होगा, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप अब चेक करोगे क्या प्री कंडीशन वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, वेदर प्री कंडीशन इज एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रही है आपकी प्री कंडीशन, तो आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट द ऑडिट एंड इशू द लेटर ऑफ एंगेजमेंट, सही है। लेकिन अगर प्री कंडीशन डू नॉट एग्जिस्ट, आपने जो कंडीशन बोली थी वो कंडीशन मैनेजमेंट ने हटा दी, ठीक है, अगर एंगेजमेंट लेटर में प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करोगे, आप छूटते ही मना कर दोगे कि काम नहीं कर रहा, आपको काम भी तो लेना है, तो आप इसे डिस्कस करोगे पहले कि भैया ये वाला टर्म तो डालना पड़ेगा, ये पॉइंट तो डालना ही पड़ेगा, ये काम हमारा, ये काम आपका है, तो ये तो डालना ही पड़ेगा। तो डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड डू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट इन केस ऑफ अनएक्सेप्टेबल एफआरएफ, सही है, डिस्कस करोगे आप ये मैनेजमेंट से कि प्री कंडीशन आपने हटा दी है, अगर वो एग्री हो जाएंगे आपकी कंडीशंस डालने के लिए, तो आप फीस को लेके भी कंडीशन हो सकती है कि आपने बोला भाई मैं 1 लाख लूंगा, वो बोले नहीं 10,000 दूंगा, तो कंडीशन तो आपकी वाली हटा दी ना उन्होंने, आ रहा है या नहीं आ रहा। या फिर अनएक्सेप्टेबल एफआरएफ पे वो करवाना चाह रहे हैं, आपने वहां पे लिखा है कि एएस के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे, ये आपने एंगेजमेंट लेटर में लिख दिया कि जो हमारा ऑडिट होगा वो एज पर एस एज पर प्रोविजन, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन सब के हिसाब से होगा, वो कह रहे हैं कि आप हटा दो इसमें से कोई लाइन, तो ये क्या एक्सेप्टेबल एफआरएफ है, नहीं, ये अनएक्सेप्टेबल एफआरएफ है। दूसरा बोलता है मैनेजमेंट डज नॉट एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी आप मना कर सकते हो, डू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट, सही है। तो दो केसेस में आप मना कर सकते हो, अगर वो टर्म ऑफ एंगेजमेंट में भी कोई चेंज कर रहा है या वो आपकी प्री कंडीशन नहीं डाल रहा है,
यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है या अनएक्सेप्टेबल एफआरएफ पे हमसे काम करवाना चाह रहा है, तो आप वहां पे ऑडिट करने से मना कर सकते हो। आया या नहीं आया? क्या ये फ्लो चार्ट आपका क्लियर है? बताइए, समझ में आया? पढ़ लोगे घर से? चले आगे, चलो। अब कह रहा है प्री कंडीशन क्या है, अब कह रहा है प्री कंडीशन क्या है। अरे आपको आता है, इजी इजी है, बस पढ़ता जाऊंगा आता जाएगा। प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट देखो क्या है, कह रहा है एक्सेप्टेबल एफआरएफ के हिसाब से ऑडिट होगा। पहला, ये तो पढ़ाई है बचपन से, ऑडिट के बचपन से यही तो पढ़ रहे हैं हम पहली क्लास से। एफआरएफ 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 क्या है? एफआरएफ सही है। और सुनो, आपको एक्नॉलेज कराना पड़ेगा मैनेजमेंट से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपको एक्नॉलेज कराना पड़ेगा मैनेजमेंट से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखो, एज टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, ये जो आपने प्रिपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से करें। ठीक है, क्या प्रिपरेशन में भी सर एफआरएफ लग जाएंगे? बोलो। अरे एएस तो बने ही इसलिए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस लिए बने हैं? अकाउंटिंग करने के लिए, तो प्रिपरेशन में तो लगेंगे ही वो। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, चले। फिर कह रहा है डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनल कंट्रोल आपको क्या करने हैं बताओ? डिजाइन भी करने हैं, इंप्लीमेंट भी करने हैं, मेंटेन भी करने हैं। क्या नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल कौन करेगा? हम करेंगे। हम कौन करेगा? मैनेजमेंट। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, प्रोवाइडिंग द ऑडिटर विद अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, यानी जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी, आपको उसका एक्सेस प्रोवाइड करा जाएगा। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी, बंदों का एक्सेस भी मिलेगा, आप बंदों से जाके बात कर सकते हैं, आपको बोला जाएगा कि आप मैनेजर के साथ बैठ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि भैया परचेज में कोई घपला पकड़ा आपने, तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि नहीं नहीं परचेज मैनेजर से आप बात नहीं कर सकते, आपकी अथॉरिटी नहीं है। तो ये आप पहले ही लिखवा लोगे अपने एंगेजमेंट लेटर में कि भैया आप हमें क्या दोगे? अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे। फिर कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन और चाहिए तो वो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हो। इस पे आप क्या करोगे बेटा? एक्नॉलेज करवाओगे। किसको मेरे बच्चे? मैनेजमेंट को। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो बता सकते हो? बताइए। पहला, प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल को क्या करना? डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करना। अगला, यानी मेंटेन करना। अगला 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 प्रोवाइड करना ऑडिटर को अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस किसका? इंफॉर्मेशन का, अपने पर्पस के लिए या किसी पर्सन का भी अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, और अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन और चाहिए तो वो भी आप मांग सकते हो। इस बात पे आप मैनेजमेंट से साइन करा लोगे अपने एंगेजमेंट लेटर में। इसी को बोला जाता है प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट। आया? आया? ये समझ में आया? एक्सेप्टेबल एफआरएफ। इसमें आप ये लिखोगे कि जो भी हमारा ऑडिट होगा वो एसए के हिसाब से होगा, गाइडेंस नोट के हिसाब से होगा, प्रोविजंस के हिसाब से होगा और एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से होगा। सही है? चले आगे, चलो। तो प्री कंडीशन समझ में आ गई? पढ़ लोगे घर से? चलो। अब कह रहा है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। तो कह रहा है लेटर भाई कैसा होगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, क्या क्या कंटेंट होगा। देखो बस छोटी सी बात है, तो एक लेटर की तरह इसे डिस्कस करना है। कह रहा है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर शैल बी रिटन फॉर्म एंड इंक्लूड्स, कह रहा है रिटन फॉर्म में होगा, ओरली नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा उसमें? इंक्लूड करना पड़ेगा क्या? ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या स्कोप है? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। और स्कोप क्या होगा? ये देखना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं और वो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। सही है? आगे आ जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, तो ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ओपिनियन देने की, है ना, एग्जामिन करने की, और जो एथिकल रिक्वायरमेंट है उसकी। सही है? वो सारी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अभी पढ़ाई दी आपको। आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन वर्ड क्यों लिखा हुआ है? एप्लीकेबल एफआरएफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफिकेशन वर्ड क्यों लिखा हुआ है?
जो एप्लीकेबल होंगे। तो जितने एप्लीकेबल होंगे वो एफआरएफ आपको लिखना पड़ेगा कि भैया AS2 के हिसाब से होगा, AS13 के हिसाब से होगा, एस से 200 लगेगा, 220 लगेगा, या एप्लीकेबल सारे एस से लगेंगे। ठीक है, आपको एक भेज भी दूंगा एंगेजमेंट लेटर। रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आप रेफरेंस दे सकते हो अपनी एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का। जैसे आप मान लो टैक्स ऑडिट कर रहे हो, तो वहां पे जो फॉर्म जाता है वो 3CB 3CD जाता है। ये फॉर्म दे रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आप इसमें ऑडिट कर दो। उन्होंने पूरा फॉर्म दिया हुआ है, बस उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है कि किसमें क्या दिक्कत है। जैसे लोन की डिटेल डालनी है तो लोन का कॉलम बना हुआ है वहाँ पे। ठीक है, फॉर्म 3CB/CD जाता है और CA/CD जाता है, 2 जाते हैं। ये होता है इन केस ऑफ कंपनी के केस में, ये होता है इन केस ऑफ अदर देन कंपनी के केस में। ठीक है, वो पढ़ लोगे आप, इनकम टैक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, चलें आगे, समझ में आया? इतना समझ में आया पक्का? आगे चलें, क्या पढ़ा हमने अभी? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, आइडेंटिफिकेशन, एफआरएफ, और रेफरेंस देना अपनी रिपोर्ट को कि किस तरह की आप रिपोर्ट बनाने वाले हो। क्लियर है? पक्का लिख दोगे? लिख दोगे? अगर यही क्वेश्चन आ गया कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की क्या कंटेंट है तो लिख दोगे। चलो आगे चलते हैं। अब कह रहा है एट द बिगिनिंग, बस खत्म हो गया बच्चों, देखो 2 स्लाइड है बस, खुश हो जाओ आप। अब कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट इन केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। रेकरिंग ऑडिट बार बार नहीं बोल रहा। कब कब चेंज करना है बताना? टर्म में कोई चेंज हो, और अगर हमारा रेकरिंग काम है तो क्या जरूरी है बार बार देना? जरूरी नहीं है। तो बस यही बात यहाँ पे लिखी है, देखो कह रहे डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट एज टू रिवीजन ऑफ द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या देयर इज ए नीड ऑफ रिवीजन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो आप बोलोगे अगर कोई चेंज है तो रिवीजन की जरूरत है, अगर कोई चेंज नहीं है टर्म एंड कंडीशन में तो क्या रिवीजन की जरूरत है? नहीं है। फिर कह रहा है और रिमाइंडिंग द एग्जिस्टिंग टर्म्स, क्या रिमाइंड करने की रिक्वायरमेंट है कहीं पे? जैसे ऑडिटर के केस में मैंने आपको बताया ना कि भैया 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, लेकिन रेटिफाई हर साल होता है। रेटिफाई का मतलब बार बार शेयर होल्डर आएंगे हर AGM में, बोलेंगे हाँ ठीक है यही ऑडिटर है, बढ़िया, अप्रूव करना। रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना। ठीक है, तो वहां पे रिमाइंड कराते हैं वो वापस से कि भैया यही ऑडिटर है, शकल देख लेना इसकी, आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो कह रहा है अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बताना? ना तो रिवाइज करने की ना रिमाइंड करने की, तो जरूरी नहीं है कि दोबारा एंगेजमेंट लेटर दिया जाए। क्या यही पढ़ा है मैंने? क्या यही पढ़ा है? अब दूसरा देख लो, रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट, भैया रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन की जरूरत क्यों है? भैया हमारी पहले फीस थी 5,000, अब हमारी फीस हो गई 50,000। क्या रिवीजन की जरूरत है? क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस पे होनी चाहिए? क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस पे होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, तो देयर इज ए नीड ऑफ रिवीजन। तो अगर रिवीजन की जरूरत है यानी रिक्वायरमेंट इन दोनों में से कोई एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इशू करना पड़ेगा न्यू लेटर ऑफ एंगेजमेंट और रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिवाइज टर्म इन द लेटर ऑफ एंगेजमेंट। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट? सही है, आगे चलें, आगे आ जाओ। अब एक ये छोटी सी बात समझानी है बस, फिर खत्म। देखो ये बात बोलता है, कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट व्हेन द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। भैया पहले वाले एंगेजमेंट पे आपने साइन कर दिया, हमारा काम भी चालू हो गया, अब काम के दौरान आप बोल रहे हो कि सर इसमें कुछ चेंज करना है हमें। मान लो फीस का ही कोई चेंज है, मान लो टीम का ही कोई चेंज है, वो बोल रहा है कि सर आप हमारे जनरल मैनेजर को नहीं छेड़ोगे, यानी हम उसका एक्सेस नहीं देंगे आपको क्योंकि वो दूसरे कामों में बिजी है। हो सकता है ऐसा? बोलो बोलो, हो सकता है। तो आपको कैसे एक्शन लेना है, क्या देखना है, किस तरीके से डील करना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया क्या बात चल रही है? पहले तो ये समझ में आनी जरूरी है। एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया, एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया, हमारा काम भी चालू हो गया। अब बीच में मैनेजमेंट कह रहा है कि कुछ चेंज कर लेते हैं टर्म्स में, तो अब आपको देखना है। देखो मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड फॉर द चेंज इन द टर्म्स, ये तो समझ में आ गया। कह रहा है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इट्स इफेक्ट, ऑडिटर को क्या डिटरमाइन करना है? उस चेंज का इफेक्ट क्या आएगा, एंड द लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ चेंज। सही है? मान लो वो एक ही बंदा होलन, वो सभी था, मतलब होल एंड सोल वही एक बंदा था जो वहां पे प्रेजेंट था सारी क्वेरी का रिप्लाई करने के लिए, उन्होंने उससे ही हटा दिया। वो ठीक ठीक रिप्लाई करता था, मैनेजमेंट को लगा ये तो पोल खोल देगा, इसका एक्सेस हटाओ। और नया बंदा ले आओ, उसे कुछ पता ही नहीं होगा, वो बोलेगा पूछ के बताता हूँ, यही तो बोलेगा।
तो उन्होंने एक गेम खेल दी। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा उस चीज का इफेक्ट क्या आएगा मेरी ओपिनियन पे, मेरे ऑडिट पे, और लेवल ऑफ एश्योरेंस पे कोई चेंज आएगा क्या? आपका एश्योरेंस चेंज हो जाएगा उसकी वजह से? क्या उन्होंने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दी है क्यों ऐसा चेंज कर रहे हैं? हाँ बोलो। अगर ऑडिटर सेटिस्फाई हो गया विद द रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट कि हाँ सब कुछ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं, तो क्या करेंगे आप? ऑडिटर शुड एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड रिकॉर्ड द न्यू टर्म एंड रिवाइज द टर्म इन द लेटर ऑफ एंगेजमेंट। क्लियर है? लेकिन अगर दूसरी तरफ आ जाओ, ऑडिटर नॉट सेटिस्फाई विद द रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड डू नॉट एक्सेप्ट द चेंज, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे चेंज को, तो मैनेजमेंट इज नॉट, देखना आप, लेकिन मैनेजमेंट इतना रिजिड है, कह रहा है मैनेजमेंट इज नॉट अलाउइंग द ऑडिटर टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग टर्म, कह रहा है लेकिन वो मैनेजमेंट कह रहा है भैया हम तो चेंज करेंगे ही करेंगे, अब आप देख लो आपको कैसे करना है। तो आपके हाथ में क्या पावर है? यू कैन विड्रॉ योर एंगेजमेंट एंड टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन। क्यों नहीं हो सकता? तो रिमूव नहीं हो सकते, रिजाइन नहीं दे सकते? रिजाइन आप दे सकते हो, रिजाइन तो दे सकते हैं, रेजिग्नेशन पढ़ाया था, नोटिस देना पड़ेगा, कोई फॉर्म फाइल होता है ADT3 फाइल करना पड़ेगा, याद है नहीं याद है? देखो अब इधर तो कह रहा है विड्रॉ कर लोगे आप एंगेजमेंट एंड टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन। टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब आप कुछ तो काम कर चुके होगे, उसकी क्या फीस नहीं लोगे? तो आप क्वांटम मेरिट भी तो कर सकते हो। क्वांटम मेरिट समझे? एज मच एज वी हैव अर्नड, उसके लिए केस फाइल हो जाएगा कि भैया इतना काम हो चुका है, आप पैसे दीजिए, हमारा स्टाफ इतने दिन लगा था। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि ब्रीच ऑफ कंडीशन का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी केस फाइल कर सकते हो, तो वो आपको एप्रोप्रिएट एक्शन वहां पे लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ हमारा एसए 210 भी समाप्त होता है। अब आपको घर से प्लीज स्टडी मैट से एसए 200 और 210 पढ़ना है। अगर उसमें कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही था बेटा, धन्यवाद, थैंक यू। चलो, इसके साथ चैप्टर खत्म हुआ, अब हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद बेटा।